नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुद्दा में। आज हम बात करेंगे आतंकवाद पर अफगानिस्तान को भारत की चेतावनी की। भारत अफगानिस्तान में आए भूकंप त्रासदी में उसके साथ खड़ा है, लेकिन आतंकवाद पर चेतावनी भी दी है। भारत ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के बीच संबंध क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। साथ ही भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया कि अफगानिस्तान आतंकवादी समूहों के लिए पनाहगाह नहीं बने। पाकिस्तान की ओर से परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए भारत ने यह भी कहा कि प्रतिबंधित संगठनों को इस क्षेत्र में स्थित आतंकी पनाहगाहों से कोई मदद नहीं मिलना भी सुनिश्चित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस खोरासन की मौजूदगी और हमले करने की उनकी क्षमता में खासी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल आईएसआईएल खोरासन आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का एक सहयोगी समूह है जो कि अफगानिस्तान से अपनी गतिविधियां चलाता है। तिरुमूर्ति ने 1988 की प्रतिबंध समिति की हालिया रिपोर्ट के निष्कर्षों का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि अफगानिस्तान में मौजूदा आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए और अधिक मजबूत कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको बता दें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के नेतृत्व में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में ट्रेनिंग कैंप का संचालन कर रहे हैं, जिनमें से कुछ सीधे तौर पर तालिबान के नियंत्रण में है। आतंकवाद पर भारत का सख्त रवैया दिखा तो त्रासदी के वक्त भारत अफगानिस्तान के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। भारत ने जरूरत की इस घड़ी में वायुसेना के विमान से अफगानिस्तान में राहत सामग्री भेज दी है। इसके बारे में ट्वीट करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत की भूकंप राहत सहायता की पहली खेप काबुल पहुंचा दी गई है, बाकी की खेप भी आगे पहुंचा दी जाएगी। अफगानिस्तान के पूर्वी पख्तिका प्रांत में आए भूकंप में करीब 1000 लोगों के मारे जाने की खबर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि भारत अफगानिस्तान में आए भयावह भूकंप के पीड़ितों और उनके परिवारों और इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों के प्रति शोक और सहानुभूति भारत प्रकट करता है। वहीं भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम की तैनाती के साथ ही अफगानिस्तान की राजधानी में एक बार फिर से अपनी राजनयिक उपस्थिति स्थापित की है। पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अपने दूतावास से अपने अधिकारियों को हटा लिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान समाज के साथ हमारे पुराने संबंध और अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता सहित हमारी विकास साझेदारी आगे भी हमारे दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती रहेगी। यानी साफ है कि भारत मुसीबत में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन अफगानिस्तान में फल फूल रहे आतंकी संगठनों को लेकर भारत का रवैया कड़ा रहा है। कई सवाल भी यहां खड़े होते हैं। सवाल है कि क्या अफगानिस्तान आतंकी संगठनों पर लगाम लगा पाएगा? क्या आतंकियों को मिल रही सहायता रुकेगी? क्या सुरक्षा परिषद इस संबंध में कोई अहम फैसला लेगा? आतंकी संगठनों पर नकेल कसी जा सकेगी? क्या ऐसी हालत में अफगानिस्तान से संबंध मधुर हो पाएंगे? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम मुद्दा में हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सुरेश के गोयल पूर्व राजनयिक हैं और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वाति राव विदेश मामलों की जानकार है। स्वाति राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। और हम शुरुआत करना चाहेंगे स्वाति जी आपसे ही कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, गुरुद्वारे पर हमला हुआ, भारत की मदद भी जारी है और इसके साथ साथ वहाँ की सुरक्षा को लेकर, वहाँ पर आतंक के जो फल फूल रही पौध है उसको लेकर भी यूएन में अब भारत ने अपने सवाल उठा दिए हैं। 2 तरह की परिस्थितियां भारत के लिए बन रही हैं। एक तो यह है कि भारत को अफगानिस्तान से एक रास्ता खुला रखना है रिश्ते बनाए रखने के लिए, और दूसरी तरफ ये जो गुरुद्वारा है जहाँ पर 140 परिवार अभी भी बचे हुए हैं, जबकि कभी 1 लाख से ऊपर की तादाद रहा करती थी, अब वो भी खतरे में नजर आ रहे हैं, भयभीत हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों में अफगानिस्तान से रिश्ते आगे कैसे चलेंगे? जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि
भारत की अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है वो पहले आपको ध्यान होगा कि हमारी एक रेड लाइन होती थी अफगानिस्तान से डील करने में, और हम कहते थे कि हम टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा लाइन था जो हम पाकिस्तान के लिए भी लेते थे कि स्टॉप टेरर टू स्टार्ट टॉक्स। और इसी वजह से हमारा इतना इन्वेस्टमेंट था, इतना सपोर्ट था अशरफ गनी की गवर्नमेंट में। तो ये सब बातें अब जग जाहिर है। लेकिन जब से ये क्लियर होना शुरू हुआ कि अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में, और स्पेशली जो आफाक रीजन है पूरा, वहां की पॉलिटिक्स में तालिबान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, और तालिबान को एंगेज किए बगैर वहां पे अपनी प्रेजेंस को रेलेवेंट बनाए रखना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और फिर जैसे जैसे ये घटनाक्रम हुए, जिस तरह से यूएसए अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसीजन लिया, फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको इम्प्लीमेंट किया, वहां से हट गया और एक तरह से वहां पे पावर वैक्यूम सा बन गया, फिर उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट, उसमें रशिया का इन्वॉल्वमेंट। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर भारत सरकार का एक सही समझ ये रही, हालांकि देर से हुई, मैं हमेशा इसको कहती हूँ कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कि हमें अफगानिस्तान को में अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए हमें तालिबान से एंगेज करना जरूरी है। अब बात यहाँ पर आती है कि हमें अफगानिस्तान में आखिर अपनी रेलेवेंस क्यों बना के रखनी है। तो उसके 3-4 मुख्य पहलू हैं। पहले तो ये ऑफकोर्स अफगानिस्तान हमारी नेबरहुड पॉलिसी का एक पार्ट है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ही, पर उसके अलावा अफगानिस्तान देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो अफगानिस्तान में जब जब पावर वैक्यूम हुआ है तब तक वहां पर हमेशा एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज हैं वो वहां पर बनती है। तो सिंपल सी बात यह है कि वहां के जरिए हम चाइना को काउंटर करने के लिए, वहां के जरिए सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, वहां के जरिए वेस्ट एशिया में जाने के लिए, हर जगह एक तरह से एक ट्रांजिट पॉइंट हमारे लिए अफगानिस्तान बनता है। और तीसरा जो टेररिज्म जो आपने कहा, अब वहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट बनी है तब से शर्तें यही लगाई गई कि आपको वहां पे महिलाओं को और माइनॉरिटीज को आपको एक स्टेटस देना पड़ेगा, जो वो नहीं दे पाए और अभी तक, और उनके भी बहुत तमाम मसाइल हैं, क्योंकि वहां पे क्या है कि तालिबान में भी कुछ बहुत ही रिजिड तालिबान है और रिलेटिवली मॉडरेट तालिबान है। अगर मॉडरेट तालिबान हावी होता है तो फिर रिजिड तालिबान उनको छोड़ के खुरासन जो अलकायदा का जो आईसिस का ब्रांच है उसको जाके ज्वाइन करने लग जाता है। तो वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पर एक तरीके का बनाना रिपब्लिक सा स्थापित हो रहा है, और ऐसे में अगर इंडिया वहां पर अपने प्रेजेंस को नहीं बनाए रखेगा तो फिर हम वहां पर अपना स्टेक होल्डर का जो वो है वो लूज कर जाएंगे। फिर हमारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कोविड वैक्सीन, जो हम अनाज भेजते हैं, गर्म कपड़े भेजते हैं लगातार, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। तो वो हमें सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, और जिस वजह से भारत जो है कहीं ना कहीं मानवीय सहायता वहां पर जरूर पहुंचा रहा है, क्योंकि अभी भूकंप भी अफगानिस्तान में आया है उसको लेकर भी। लेकिन सुरेश जी आपके पास आना चाहेंगे और हम ये समझना चाहेंगे, चूंकि दो तरह के गुट हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बीच जो है बहुत सारी परिस्थितियां भी बदल गई हैं भारत के लिए। चाइना और पाकिस्तान करीब आ गए, जबकि कभी अमेरिका और पाकिस्तान करीब हुआ करते थे, और भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका का साथ रहता था, और उसमें कोई दो राय नहीं, जब आतंकवाद की बात आती थी या हथियारों को देने की बात आती थी तो अमेरिका का नाम हमेशा सामने आ जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अमेरिका और भारत करीब आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान थोड़ा परेशान हो रहा था। लेकिन इस बीच अमेरिका के लिए परेशानी का सबब यह है कि चाइना पाकिस्तान के करीब आ रहा है। तो ऐसे में भारत के सामने किस तरह की स्थिति बन रही है, और अफगानिस्तान पर अगर पाकिस्तान कोई फैसला लेता है और पाकिस्तान के लिए और चाइना दोनों के लिए अगर ये सॉफ्ट टारगेट हो जाता है और ये दोनों मिलकर अफगानिस्तान पर अगर पैठ बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये भारत के लिए किस तरह का खतरा हो सकता है? देखिए, आपने जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा समझने के लिए पूरा दिन चाहिए जी। तो 5-6 मिनट में तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ जी। इतनी 5-6 मिनट में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है जी हम बात करते हैं इसके बारे में जी। अफगानिस्तान के मामले में बात मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी सीधी सादी है कि चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है, अमेरिका पहले पाकिस्तान के साथ में था, परे हट गया है, और भारत अभी क्या करेगा। काफी सारे इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जी। पहली बात तो ये देखिए कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से हटा तालिबान से समझौता करने के बाद जो कतार में दोहा राउंड ऑफ टॉक चल रही थी, उसमें अमेरिका और तालिबान के बीच में बाकायदा समझौता हुआ, पब्लिक समझौता है वो, आप गूगल पर देख सकते हैं, जिसके अंदर में अमेरिका ने ये वादा किया कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से हटा लेंगे अफगानिस्तान से, और ये कहा गया कि आप हमारी जो फोर्सेस है उनको बिना झगड़े के निकलने देंगे
और एक खाली दरख्वास्त के तौर पर, कोई गारंटी नहीं कि आप जब अपना वहां पर सरकार बनाएंगे तो वो सरकार इंक्लूसिव हो, महिलाओं को भी रोल मिले, ये मिले, लेकिन वो जरूरी नहीं था। जी ये सब जानते हैं कि तालिबान का जो पहले भी रुख रहा है कि एक कट्टरपंथी सरकार क्या करेगी, ये सबको मालूम था। जी तो जिस दिन तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और अमेरिका वहां से खाली करके चला गया, सबको मालूम था कि ये वाली सरकार बनने वाली है। और ये भी सबको मालूम था कि इसके बनते ही आईसीस खुरासान और ये टीटीपी, इनकी हरकतें तेज हो जाएंगी। तो वही हो रहा है। आईएस खुरासान, टीटीपी एक्टिव हो गए हैं। गुरुद्वारा में जो अटैक हुआ उसके बारे में उन्होंने जिम्मेदारी भी ली, और ये खत्म होने वाली नहीं है। तो हमको यहाँ पर चीन जो है वो थोड़ा अभी बड़ा अलग से बड़ी पेशेंटली देख रहा है। हालांकि चीन के काफी एक्टिव इंटरेस्ट है वहां पर, माइनिंग में उनकी इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक काफी उनका इंटरेस्ट है। तो और पाकिस्तान के थ्रू वो वहां पर अपना इंटरेस्ट बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन वो भी ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पहले थोड़ी सी स्टेबल हो, जो कि अभी नहीं है। और तालिबान को अभी तक किसी भी देश का साथ नहीं मिला है एक्सेप्ट पाकिस्तान। ठीक, बाकी सारे देश अलग अलग से देख रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि अफगानिस्तान सरकार के जो पहले विदेश मंत्री हैं उन्होंने वहां पर गए, फोटो भी खिंचवाई यांग चीज के साथ में। तो एक तरह से बताया कि हम आपसे तैयार है रिकग्निशन देने के लिए, लेकिन अभी तक तालिबान की सरकार अलग थलग है। तो वो सिचुएशन ठीक होने में समय लगेगा। हमारी सरकार ने भी ये साफ जाहिर कर दिया है कि हमें मालूम है कि तालिबान से अल्टीमेटली सरकार जो भी है उसे डील करना पड़ेगा, लेकिन हमारी कंडीशनैलिटी ये है, जैसा कि स्वास्थ्य ने पहले बताया, और मैं कहूंगा कि उन्होंने काफी अच्छा बता दिया, तो मुझे सोचना पड़ा है कि मैं क्या कहूँ आगे उसके। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने साफ कर दिया है कि एक तो तालिबान अपनी सरजमी से टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देगा, तो आईएस खुरासान को आगे बढ़ावा ना दे, टीटीपी के जो है वो भारत पर हमला ना करे। एक तो वो है वो चीज अलग है, उसका हैंडल कर लेगी। दूसरी चीज है कि सरकार इंक्लूसिव हो, जैसे सरकार ये कि महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाए कि वो स्कूल नहीं जा सकती है, अकेली नहीं घूम सकती है, ये सब। तो जब तक ये चलेगा हम सरकार के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी जो डेलीगेशन गई है अफगानिस्तान, जो अर्थक्वेक के लोगों को मदद करने के लिए गई है वहां पर, उन्होंने कहा है कि हम ये मदद अफगानिस्तान के लोगों की कर रहे हैं। और हम शुरू से कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान की लोगों की मदद करने के लिए काफी रास्ते हैं। ये मदद यूएन की जो एजेंसीज हैं जो कि वहां पर अभी भी हैं, उनके थ्रू भी जा सकती है, डायरेक्टली भी जा सकती है, बजाय इसके कि हम इनकी सरकार को इन्वॉल्व करें। तो हमारा जो डेलीगेशन गया है वो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन नहीं है, वो डेलीगेशन एक टेक्निकल डेलीगेशन है, मदद पहुंचाने के रास्ते ढूंढने के लिए एम्बेसी में गया है। लेकिन लोगों की मदद पहुंचाने के लिए ये डेलीगेशन गया है, और हमें अफगानिस्तान के लोगों को अपने साथ में रखना बहुत जरूरी है। आखिरी बात, आपको याद होगा कि इससे पहले भी अफगानिस्तान में हमारी जो मेजर प्रेजेंस रही है वो ह्यूमैनिटेरियन कैपेसिटी बिल्डिंग उस तौर पर रही है। हमने बाकी सुरक्षा के लिए बाकी के लिए अपना इंटरफेरेंस नहीं किया है। तो डैम बनाना है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनानी है, स्कूल बनाने हैं, तो वो अगर शुरू हो जाएगा तो भारत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप काफी अहम जानकारी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं। भारत के सामने किस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि अस्थिर सरकार है, आर्थिक कमी से जूझ रहा है, पाकिस्तान की भी नज़र है, चाइना की भी नज़र है, इधर रशिया की भी नज़र थी, तो कई समीकरण बदल रहे हैं जो हमने सवाल करने की कोशिश की। लेकिन रक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत के लिए किस तरह के हालात पैदा होंगे, और क्या भारत अकेला सक्षम है अगर किसी तरह से यहाँ पर आतंकवाद फलता फूलता है और यहाँ पर एक ईजी वे हो जाता है, हेवन हो जाता है आतंकियों के लिए, तो उसके बाद संबंध कैसे रहेंगे भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ?
नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, देखिए, अभी स्वाति जी ने और गोयल जी ने इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने जितने सारे विचार थे वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ये रखे हुए हैं। जहां तक डिफेंस का नजरिया है, देखिए, हमेशा से तालिबान को तो छोड़िए, अफगानिस्तान जी एक टेढ़ी खींच रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। जी तभी अफगानिस्तान हमारा ही भाग था, लेकिन वो बहुत पुराने दिन हैं। उसके बाद से अफगानिस्तान आज का जो है उसको आप किसी भी तरह से नहीं कह सकते हैं कि अब वो हमारा भाग था, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल जो शासन चल रहा है वहाँ पे, वो शासन ऐसा है जिसको हम अपने जो आइडियोलॉजी है उसको मिला के देख नहीं सकते हैं जी। अब जहां तक वहां पे डिफेंस कैपेबिलिटी की बात है, तो अफगानिस्तान कभी भी सशक्त नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या डिफेंस के लिए। हमेशा उसको किसी न किसी के साए में रहना पड़ता था। आपको याद होगा बहुत पहले जबकि वहां पे रशिया आई हुई थी, रशिया के जाने के बाद या रशिया के टाइम में ही छद्म युद्ध जो है उसी समय से वहां पे शुरू हो गया, जबकि अमेरिका अपनी जो ताकत थी वो ये जो वहां के मुजाहिद थे, जो वहां के पश्तून मुजाहिद थे, उनके थ्रू ये तालिबान बनाया था और एक लड़ाकू सेना वहां पे रशियन से लोहा लेने के लिए शुरू किया था जी। अब वो बात तो उन दिनों की थी, उसके बाद से इतना सारा कुछ और बदला है कि पूरा का पूरा जो परिप्रेक्ष्य है इस पूरे रीजन का, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, इस पूरे रीजन का वो लगभग बदल गया है और बहुत ही बुरे स्थिति में आके खड़ी है, क्योंकि अफगानिस्तान अकेला नहीं है इस स्थिति में। ये सारे जो नेशंस हैं, जितने इधर में नॉन बाल्टिक की बात कर रहा हूँ, जितने भी देश हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान, इराक और बाकी जितने भी OIC हैं, हर जगह में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम चल ही आ रही है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके नेबरहुड में है, एक उधर थोड़ी सी सीरिया में जाके है, इराक में है, और दूसरा इधर ईरान में चल रहा है। ईरान में जो चल रहा है उसमें डायरेक्टली यमन में जो चल रहा है, यमन में जो चल रहा है उसमें डायरेक्टली ईरान भी लगा हुआ है। ईरान अफगानिस्तान का नेबर है, तो किसी न किसी दृष्टिकोण से ये सारे मिले हुए हैं। और एक चीज याद रखिए, किसी भी देश में आज के जमाने में पावर वैक्यूम जो है वो नहीं रह सकता है, वहां पे कोई न कोई आके जरूर अपना कब्जा करेगा। और वही पावर वैक्यूम की जो स्थिति आ गई थी अफगानिस्तान में, वहां पे अभी तालिबान है, इसके पहले कोई और था, इसके पहले कोई और था। मतलब वहां पे किसी की परमानेंसी नहीं रही है, सिर्फ जिहादियों को छोड़ के। समझने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर, वहाँ की स्थिति को लेकर, भारत के साथ संबंधों को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी आतंकवाद को लेकर भारत आवाज़ उठाता है तो अकेला क्यों पड़ जाता है, उसको लेकर कोई सही प्रतिक्रिया इन देशों की तरफ से या UN की तरफ से क्यों नहीं आती, इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वाति जी, आपके पास हम आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आतंकवाद को लेकर कई बार भारत इस तरह की बात कह चुका है कि हमें कोई ठोस फैसला या ठोस कार्रवाई करनी होगी। वन साइडेड गेम नहीं होना चाहिए कि जब भारत में इस तरह की कोई घटना होती है तो सारे देश होकर चिल्लाने लगते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जब भारत इस तरह की आवाज़ उठाता है तो फिर वहाँ पर सब खामोश हो जाते हैं। और ताज़ा बयान जो है नूपुर शर्मा का है। ऐसे में क्या लगता है कि इतनी मजबूती से आवाज़ तो उठाता है लेकिन उस पर कोई खास अमल अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जो आपने ये एक बहुत ही मूलभूत सा आपने प्रश्न उठाया है कि जब भारत में कोई ऐसी चीज होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन जाती है। हम देखते हैं कि US में इल्हाना उमर जो है वो भी लेकर एक एंटी इंडिया बिल प्रस्तुत करने लग जाती हैं, और तमाम तरीके का एक मेलोड्रामा जो है वो पूरी दुनिया में, स्पेशली जो एक इस्लामिक और जो जिहादी जो पूरा नेटवर्क है उसमें हमें दिखने लग जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वहाँ मुस्लिम देशों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे आपने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दिया, अगर वहां पे कुछ ऐसा होता है तो एक स्टडीड सा साइलेंस, मेरी नजर में एक स्टडीड सा साइलेंस हमको पूरी दुनिया में दिखता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं इस बात से एक्सपीरियंस है हम लोग इस बात को लेकर कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए सिर्फ हम हैं,
हाँ, और इसके मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है। पूरी दुनिया में लॉबीज हैं और लॉबीज का एक बहुत अपना स्ट्रॉन्ग रोल है। यूएसए जैसे कंट्री में भी इस्लामिक और प्रो पाकिस्तान और इस तरह की लॉबीज हैं, उनका एक अपना सेल्फिश इंटरेस्ट है। आप यूरोप में भी देखते हैं। तो ये चीजें लगातार चलती रहेंगी। ये इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो आज की दुनिया का सच है, और स्पेशली सोशल मीडिया वगैरह के आने के बाद से इसमें एक अलग तरीके का हमको एक तेजी देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से इसका यही जवाब है कि लोहे को लोहा काटता है। तो अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई डिसइंफॉर्मेशन करी जा रही है तो आपको भी वो इन्फॉर्मेशन सही लेकर आनी है। ये हो गई एक बात। अब अफगानिस्तान से जो रिलेटेड बात है, देखिए अफगानिस्तान इस वक्त एक ऐसा स्टेट है जिसको बिल्कुल वोलेटाइल कहा जाता है कि वहां पर गवर्नेंस नहीं है। वहां का जो लीडिंग जो बॉडी है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो खुद एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। अब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे उन्होंने सत्ता हथिया तो ली, लेकिन उनको गवर्नेंस करना नहीं आता, और यही जो है वो टाइम के साथ हमको दिख रहा है। चाइना ने कहा था हम आपकी मदद करेंगे, चाइना ने कुछ पैसे वहां पे नहीं भेजे क्योंकि वहां पे सिचुएशन इतनी अनस्टेबल है कि चाइना आपसे पैसे नहीं डुबाना चाहता। अब भारत के लिए इसमें क्या ऑप्शंस निकलते हैं, मैं 2-3 पॉइंट्स में कहकर अपनी बात को विराम दूंगी। पहली बात तो ये है कि देखिए हमको इस पर्टिकुलर इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटी को कायदे से एक्सप्लॉइट करना चाहिए कि एक तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का आना और जो वहां पे टीपीपी है और उसके बाद जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में है, उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, और एक तरह से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक हार है, जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान को कैसा एक तरह का इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट देखना पड़ा, इस चीज को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तालिबान ने आर्टिकल 370 हटने पर भारत की या निंदा नहीं करी, कश्मीर के कॉज को उस तरह से नहीं उछाला जैसे कि उनसे उम्मीद थी। तो कहने का मतलब है कि वो तालिबान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए हिंदुस्तान को देख रहा है। इस चीज के इशारे को हमें समझना जरूरी है। उनके तमाम लिमिटेशंस हैं, तमाम लिमिटेशंस के बावजूद ये एक इशारा हमारे लिए समझना जरूरी है। और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले वहां पर एक मीटिंग हुई और तालिबान ने इस चीज का हमें अश्योरेंस दिया कि आप अपने फिर से डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स को वहां भेजिए, और अब हमने भेजा है। कल ही हमने वहां पे दोबारा अपना ऑफिस खोला है, मतलब हमने जो भारतीय जो ऑफिसर्स है दोबारा भेजे। तो हमने वहां पर इस अश्योरेंस के बाद ही भेजे हैं कि वो वहां सेफ रहेंगे। तो एक इस इशारे को पकड़ के हमको इस क्लीवेज को, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का क्लीवेज है, ये जो स्पेशली जो मतलब मुस्लिम जो ये एक जिहादी माइंडसेट के बीच में जो क्लीवेज है, इसको हमें अपने इंटरेस्ट में एक्सप्लॉइट करना हमें आना चाहिए। ये इसका सही वक्त है। दूसरा देखिए क्या है कि अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो टेरर की प्रॉब्लम तो है ही। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम को एक ग्लोबल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ग्लोबल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है इन द सेंस दैट पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है। आप देखिए वहां पे जब तक एक ढंग की सरकार नहीं बनेगी, वहां पर एड नहीं मिलेगी, वहां पर डेवलपमेंटल कार्यक्रम नहीं शुरू होंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू होंगे, और वहां से सारा का सारा जो ड्रग्स का कारोबार है वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाएगा। इलीगल वेपन्स वहां पे फैलेंगे। इस तरह के तमाम जो आप जिनके नाम कितने लेते हैं, जैसे मोहम्मद हो या जो आज लश्कर तैयबा हो, आईएसआई खोरासान हो, अलकायदा हो, आपस में इनकी तमाम लड़ाई के बावजूद एक जो जिहादी माइंडसेट है उसको और भी ज्यादा वहां पर फैलने का मौका मिलेगा। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर हमें इनको ध्यान रखते हुए और कैलिब्रेटेड तरीके से, कोई ये नहीं कह रहा है कि वहां पे जाके आप तालिबान के साथ सीधे लंच और डिनर करने लगे, कैलिब्रेटेड तरीके से हमको अपनी प्रेजेंस को वहां रखना है। ठीक है, गोयल साहब से संक्षेप में जवाब ले लेते हैं। गोयल साहब, क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, रशिया बिजी है, तो भारत कहीं ना कहीं अकेला पड़ता नजर आ रहा है और उसको अपनी रणनीति कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर भी बदलनी पड़ेगी और व्यापारिक रिश्तों को लेकर भी बदलनी पड़ेगी। कई चुनौतियों का सामना कर रहा है भारत। आपने कहा कि भारत अकेला पड़ता जा रहा है। देखिए ऐसा है कि फिलोसॉफिकली स्पीकिंग तो इस दुनिया में सभी अकेले हैं और अपने अपने हितों की रक्षा आपको खुद ही करनी पड़ती है जी। तो अगर हम ये समझे कि हमारे चीन के झगड़े में अमेरिका या रशिया या कोई और देश हमारे साथ में आएगा तो ये गलतफहमी होगी। हमें खुद ही करना है। आतंकवाद से सामना भी हमें खुद ही करना है। लेकिन होता यह है कि जब ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं, तो जितने हमारे साथ एक तरह से पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली संक्षेप में जवाब चाहेंगे क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। साथ देने वाले मिल जाए अच्छा है ये तो, वरना लेकिन जो भी स्थिति है हम उसको अकेले संभाल सकते हैं, सक्षम है, तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं और अकेले ही करना होगा हमें जी।
जहाँ साहब आपसे भी हम संक्षेप में 30 सेकंड में जवाब चाहेंगे कि अब भारत का स्टेप क्या होना चाहिए अफगानिस्तान को लेकर। देखिए, भारत को सशक्त रहना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा इन द सेंस कि वहाँ पे जो भी एक वैक्यूम पैदा हुई है वहाँ कोई न कोई और जरूर आएगा। अगर आप हम ये सोचते हैं कि वहाँ पे चीन नहीं आया हुआ है तो हम इस गलत फहमी में ना रहें। वहाँ पे रशिया का भी हल्का सा प्रेजेंस आ रहा है, चाइना का भी प्रेजेंस आ रहा है और सबसे बड़ी ये है कि तालिबानी जो है ये थोड़ी सी बड़ी इंटॉलरेंट माइंडसेट है, इसको आप थोड़े से आप अलग से इसको देखना पड़ेगा। चलिए, तो बहुत कम है जहाँ साहब, तो माफी चाहेंगे आपसे कि आपके जवाब हम फिर किसी और प्रोग्राम में ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि बहुत सारी चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में देखना होगा हमें, क्योंकि स्थितियां भी बदल रही हैं और भारत हमेशा से अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहा है, आतंकवाद को लेकर हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, फिर जुड़ेंगे किसी खास मुद्दे के साथ।